महायुति के नेताओं के बीच चल रही खींचतान आखिर खत्म हो गई। तीनों प्रमुख दलों के नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार साथ नजर आए। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले हंसी मजाक और माहौल भी काफी हल्का फुल्का नजर आने लगा। कल शपथ शाम ली है ना, तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। एकनाथ शिंदे को 3 नवंबर की तारीख याद थी। इसी दिन 2019 में अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली, उप मुख्यमंत्री के तौर पर। दरअसल शिंदे से पूछा गया कि क्या वो गुरुवार को शपथ ले रहे हैं या नहीं। वो जवाब देते उससे पहले ही अजित पवार ने कह दिया कि वो शपथ ले रहे हैं, शिंदे साहब का पता नहीं। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठहाके गूंज उठे। अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली शाम है ना, तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। मैं रुकने वाला हूँ। दादा को ले ले। अरे भाई, दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। दरअसल चुनाव नतीजा आने के बाद से सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या शिंदे सरकार में शामिल होंगे या नहीं। गृह मंत्रालय न मिलने की वजह से भी नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन मंगलवार देर रात को देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई मुलाकात के बाद शिंदे की नाराजगी दूर होने की जानकारी मिल रही है। यानी 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में एकनाथ शिंदे भी शपथ लेते दिखाई देंगे। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में फडणवीस 3.0 सरकार वापस तो आ रही है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को जारी रख पाना। इस योजना के तहत फिलहाल महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को 1500 रुपए दे रही है, लेकिन घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार आने पर 2100 रुपया दिया जाएगा। तो राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सवाल यह है कि क्या उनकी सरकार इस योजना को जारी रख पाएगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो तमाम विकास योजनाएं हैं उनको रफ्तार दे पाएगी। वाड़वन बंदरगाह का काम अटका पड़ा है, बुलेट ट्रेन का काम जो है वो धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे कामों को रफ्तार देना है। तीसरी अहम चुनौती है महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना और राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को लाना। एक राजनीतिक चुनौती भी है। आने वाले वक्त में मुंबई महानगर पालिका समेत कई महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं और ऐसे में महायुति के घटक दलों को साथ में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा महानगर पालिकाओं पर अपनी पार्टी का कब्जा करवाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। एक और जहां महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन होगा, वहीं झारखंड में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हेमंत सोरेन जो हैं वो अकेले हैं अपने कैबिनेट में और कल जो है इसका विस्तार किया जाएगा 12:30 बजे रांची में राजभवन में। 5 मंत्री जो हैं वो जेएमएम कोटे से होंगे, 4 कांग्रेस के कोटे से होंगे और 1 आरजेडी की तरफ से होंगे। और क्योंकि कांग्रेस जो है अपने नामों पे फाइनल नहीं कर पा रही थी, मुहर नहीं लगा पा रही थी, जिसके चलते ये मामला जो है वो खिंचता गया और काफ़ी दिनों तक अकेले मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत सोरेन बन रहे हैं। जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से जो नाम फाइनल हुए हैं उसमें दीपिका पांडे और रामेश्वर उरांव जो है वो कांग्रेस से लगभग तय है इनका नाम। जहां तक जेएमएम की बात है, जेएमएम में पुराने चेहरों को ही रिपीट किए जाने की बात है और सुरेश पासवान जो हैं वो आरजेडी से उनकी मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात लगभग तय मानी जा रही है। राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने आज संभल नहीं जाने दिया, उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी और यूपी कांग्रेस के तमाम सांसद भी थे। सुबह 10 बजे 10 जनपद से निकला गाड़ियों का काफिला। काफिले में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई अन्य नेता शामिल। 13 किलोमीटर का सफर तय कर गाड़ियों का काफिला पहुंचा गाजीपुर बॉर्डर, जहां पहले से ही पुलिस ने लगा रखी थी बैरिकेडिंग। कार्यकर्ताओं और पुलिस की भीड़ के बीच थम गई गाड़ियों की रफ्तार। पुलिस और राहुल गांधी के बीच कई दौर की बातचीत चली, लेकिन पुलिस ने संभल में पीड़ितों से मिलने की नहीं दी इजाजत। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है
उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। कांग्रेस नेता 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन धारा 163 का हवाला देकर प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं के काफिले को यूपी में घुसने नहीं दिया। करीब 1 घंटे तक सड़क पर तकरार होने के बाद राहुल गांधी समेत कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वापस दिल्ली आ गया। सुखबीर बादल पे हुआ हमला स्वर्ण मंदिर के परिसर में हुआ। सुखबीर बादल श्री अकाल तख्त साहिब के द्वारा सुनाई गई सजा के मुताबिक सेवादार के रूप में सेवा कर रहा था। हमलावर ने सुखबीर बादल को टारगेट करते हुए गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वो दबोचा गया। गोली स्वर्ण मंदिर की दीवार पे जा लगी। स्वर्ण मंदिर के दरवाजे पर सेवादारी कर रहे सुखबीर बादल के पास पहुंचते ही नारायण सिंह ने जेब से पिस्टल निकाल ली। बादल के आसपास सादी वर्दी में खड़े सुरक्षा जवानों को तुरंत एहसास हुआ और वो चौड़ा की तरफ लपक पड़े, लेकिन तब तक वो फायर कर चुका था। हालांकि इससे पहले ही सुरक्षा बल के जवानों ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ कर दिया, जिससे गोली ऊपर दीवार में जा लगी। मैं मिस्टरी जी खड़ा सी जी ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੌਣਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, बंदा भी गिरफ्तार कर लिया। आइए अब हम आपको हमलावर की क्राइम कुंडली से रूबरू कराते हैं। एक जमाने में वो कट्टरपंथी संगठन से जुड़ा रहा। इसी वजह से 2013 में 2 साथियों के साथ गिरफ्तार भी हुआ। आतंकवाद के दौर में 1984 में वो पाकिस्तान भी गया। यही नहीं, चौड़ा पंजाब में चर्चित बुड़ैल जेल ब्रेक का भी आरोपी रहा है। ਉਹਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਅਟੈਕ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। घटना के फौरन बाद स्वर्ण मंदिर परिसर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। मौके पर अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए गए। दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए आम आदमी पार्टी सरकार लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने का काम कर रही है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आदित्य और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मयूर विहार फेज 1 मेट्रो पार्किंग में 25 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर एक साथ 25 गाड़ियां चार्ज हो सकती हैं। इसका उद्घाटन दिल्ली के सीएम आदित्य ने किया। अभी जिस तरह से शिक्षा मॉडल की बात होती है, जिस तरह दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की बात होती है, आने वाले समय में पूरे देश में और पूरी दुनिया में दिल्ली के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मॉडल की भी बात होती है। दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण की वजह से शहर को ईवी कैपिटल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इस तरह के चार्जिंग स्टेशन न सिर्फ लोगों को सस्ती दरों पर वाहन चार्ज का फायदा मिलेगा, बल्कि दूसरे लोग भी ईवी खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। इस चार्जिंग स्टेशन पे 2 रुपये 80 पैसे यूनिट के हिसाब से आप चार्ज करा सकते हैं। मतलब तो वन इट इज़ इकोनॉमिकल। पावर बैंक हमारी कंपनी का नाम है, तो उसकी ऐप डाउनलोड कीजिए आप। ये बार कोड स्कैन करना है आपको और ये गन उठा के आपको अपनी गाड़ी में लगानी है। चार्जिंग होती रहेगी, जैसे ही फुल होएगी गाड़ी वो डिस्कनेक्ट होएगा, आप पेमेंट कट जाएगा और आपके पास ट्रांजैक्शन आ जाएगा। खासकर जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो इसको लेकर लगातार जब वो वित्त मंत्री डिप्टी सीएम थे तब से इसको लेकर वो कह रहे थे कि उनको दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है कैपिटल बनाना है। मैडम माया के बाद अब जयपुर पुलिस ने उनके खास गुर्गे राजेंद्र उर्फ जोकर को गिरफ्तार किया है। जोकर को जयपुर पुलिस बठिंडा जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए लाई है। जोकर बठिंडा जेल में सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में बंद था और मैडम माया के साथ मिलकर जयपुर में रंगदारी वसूलने की प्लानिंग में था। जयपुर पुलिस अब दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के राजस्थान नेटवर्क पर जयपुर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पहले इस गैंग की लेडी डॉन मैडम माया और मैडम माया के खास गुर्गे राजेंद्र उर्फ जोकर को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जोकर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में बठिंडा जेल में बंद था। इस दौरान मैडम माया ने कई बार जेल में ही जोकर से मुलाकात की थी। कौन है मैडम माया का जोकर? राजेंद्र जोकर मैडम माया के जरिए रोहित गोदारा, संपत नेहरा, शुभम उर्फ बिगनी और गोल्डी बराड़ के संपर्क में था। जोकर गैंग के लिए टारगेट ढूंढने, सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को गैंग से जोड़ने, अवैध मादक पदार्थ और हथियार मंगवाने और डिलीवरी करने के टास्क को भी अंजाम देता था। राजस्थान के कई सट्टेबाज बड़े व्यापारी जोकर के निशाने पर थे। जोकर के पास फिल्म स्टार के नंबर जुटाकर उनको गोल्डी बराड़ या रोहित गोदारा से
धमकी दिलवाने और रकम वसूलने का भी काम था। जयपुर पुलिस अब दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। एनडीटीवी के लिए जयपुर से मुबारिक खान के साथ सुशांत पारिक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल इन दिनों परेशान हैं। वजह निजी अस्पतालों के दलाल जो वहां सक्रिय हैं और आयुष्मान कार्ड धारकों को बहला फुसलाकर वहां से ले जाते हैं। सवालों में सरकार का लचर सिस्टम भी है। अरुण कुमार, अशोक पांडे, राजीव तिवारी, 3 तीमारदार भोपाल के सरकारी अस्पताल परिजनों का इलाज कराने पहुंचे, लेकिन उन दलालों से घिर गए जो जबरन निजी अस्पताल ले जाना चाहते थे। निजी अस्पताल प्रबंधन उन दलालों से मिला हुआ है, उनकी सांठगांठ है, उनसे पैसा लेता है और उनको खुली छूट देता है। दलाल लोग कह देते वो इधर आओ भाई साहब, हम बनवा देंगे आपका कार्ड। सरकारी जांच से पता लगा आयुष्मान को भुनाने पूरा रैकेट सक्रिय है। प्राइवेट एम्बुलेंस के साथ पकड़ के पुलिस थाने में हमने जमा किया। अंदरूनी तौर पे ये काम जो है बिना अंदर के लोगों के पॉसिबल नहीं होता है। प्रशासन साठगांठ की बात तो कर रहा है, लेकिन स्थानीय थाने में एक शिकायती आवेदन तक नहीं दिया गया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी सवालों के घेरे में है। भोपाल से अजय शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सरकार की भारी बदइंतजामी दिखी। अग्निवीर भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं को कचरा गाड़ी में भर्ती स्थल तक पहुंचाया गया। तस्वीरें सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर है। वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 33 जिलों से अग्निवीर बनने युवा भर्ती रैली में आए। सोशल मीडिया में तस्वीरों में दिखा कि उन्हें कचरा गाड़ी से भर्ती स्थल तक पहुंचाया गया। कांग्रेस का कहना है यह अपमान है, वहीं बीजेपी कह रही है दोषियों पर कार्रवाई होगी। बेहद आपत्तिजनक, दुर्भाग्यजनक कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती के लिए जो युवा एकत्रित हुए थे, उन्हें नगर निगम की कचरा ढोने वाली गाड़ी में ले जाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी घटनाएं स्वीकार नहीं है। अब भर्तियों के साथ जो भी अधिकारियों ने इस प्रकार की हरकत की है, उसके साथ में कड़ी कार्रवाई करें। वैसे जिला प्रशासन का दावा है कि उसने उम्मीदवारों के रुकने, उन्हें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से भर्ती रैली तक लाने ले जाने का निःशुल्क इंतजाम किया है। रायगढ़ से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी। देखिए नेवी डे पर विशेष सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।